बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स। कल हमारा टेनोफोरा तक हो गया था, तो आज हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स। तो प्लेटीहेल्मिन्स के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें हमारे जितने भी फ्लैट वॉर्म्स हैं वो हमारे प्लेटीहेल्मिन्स में आते हैं। जितने भी हमारे फ्लैट वॉर्म्स हैं वो प्लेटीहेल्मिन्स में आते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है। प्लेटीहेल्मिन्स में जितनी भी हमारे फ्लैट वॉर्म्स हैं वो सभी आ जाते हैं। तो मोस्टली जो है ये एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट मतलब विद इन द बॉडी रहने वाले, अबव द बॉडी नहीं रहते हैं, इनसाइड द बॉडी रहते हैं। एंडोपैरासाइट है, यानी ये हमारे ह्यूमन बीइंग्स में भी पाए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में भी आपके एंडोपैरासाइट पाए जाते हैं। ठीक, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। ठीक, इनको हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। ठीक, और कुछ आपके फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं। तो दो तरीके के फॉर्म्स में पाए जाते हैं, एक है फ्री लिविंग और दूसरा है आपका पैरासाइट्स। दूसरा है आपका पैरासाइट्स। दो तरह के फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक, तो जितने भी पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस की स्टडी है, स्टडी ऑफ पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस, पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस की जितनी भी स्टडी है इसी को हम कहते हैं हेल्मिंथोलॉजी। इसी को हम कहते हैं हेल्मिंथोलॉजी। इसको कहते हैं हेल्मिंथोलॉजी। ठीक, तो बॉडी की अगर सिमेट्री की बात करें कि इसकी सिमेट्री कैसी है, तो ये सब आपके बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अगर बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि इनकी बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। जैसे अभी तक हम पढ़ते आए थे, स्पॉन्जेस में पढ़ा था लूज ग्रुप ऑफ शेल्स, कहीं पर हमने टिश्यूज भी पढ़े थे। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये है हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स का इंट्रोडक्शन। ठीक, अगर हम बात करें कि कितनी जर्मिनल लेयर होती हैं, आपको पता है 3 प्रकार की जर्मिनल लेयर है। तो यहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म। इसीलिए इनको हम कहते हैं ट्राइप्लोब्लास्टिक। ट्राइप्लोब्लास्टिक 3 प्रकार की लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, दूसरा है आपका एंडोडर्म और तीसरा है आपका मीसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म 3 प्रकार की हमारी जर्मिनल लेयर्स होती हैं। तो इसमें तीनों लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म भी पाई जाती है, एंडोडर्म भी पाई जाती है और मीसोडर्म भी पाई जाती है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं हमारे प्लेटीहेल्मिन्स। तो इतनी आप इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं।
नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नोट डाउन कर लिया? रब कर दूं? ओके। रब कर दूं मैं? अब बात करते हैं फाइलम प्लेटी हेल्मिन्स में लोकोमोशन की, कि इनका लोकोमोशन कैसे होता है। लोकोमोशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि इनके मूवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इनके मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्लेटी हेल्मिन्स में कंप्लीटली एब्सेंट है, होते ही नहीं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। तो अगर लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं तो इसकी जगह कुछ ना कुछ ऐसा इनके पास होगा जिससे ये अपने लोकोमोशन को या अपने मूवमेंट को कर पाते हैं। तो इसकी जगह यहाँ पे क्या होता है, सकर्स होते हैं, हुकर्स होते हैं। ये सभी आपके एडहेसिव ऑर्गन्स के रूप में मौजूद होते हैं। एडहेसिव ऑर्गन्स मतलब इनकी मेन बॉडी से ये ऑर्गन्स अराइज करते हैं या निकल कर आते हैं। ठीक, तो सकर्स और हुकर्स होते हैं, बाकी लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कॉलमेट और ए कॉलमेट में, तो दीज आर ए कॉलमेट। ये सभी कैसे हैं, ए कॉलमेट है, यानी बॉडी कैविटी इनमें एब्सेंट है। ये सभी आपके ए कॉलमेट है। ठीक, तो ये आपके सभी क्या है, ए कॉलमेट है, कोई भी इसमें कॉलमेट नहीं होता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे मीसेनकाइमा नाम की एक फोल्ड मौजूद होती है। मीसेनकाइमा नाम की एक फोल्ड मौजूद होती है। फोल्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द ऑर्गन्स, इज प्रेजेंट बिटवीन द ऑर्गन्स। ठीक, तो ये ए कॉलमेट होते हैं। लोकोमोशन में लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। और इसके अलावा
मीसेनकाइमा को हम पैरेनकाइमा भी कह सकते हैं। मीसेनकाइमा को हम पैरेनकाइमा भी कह सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इनके स्केलेटल सिस्टम की, अगर हम बात करें इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और साथ ही साथ जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये तीनों ही आपको प्लैटीहेल्मिन्थ में एब्सेंट मिलते हैं। दीज थ्री आर एब्सेंट, ये सभी आपके एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करें इनके नर्वस सिस्टम की, तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, वो लैडर लाइक होता है। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम जो है वो लैडर लाइक है। नर्वस सिस्टम इज लैडर लाइक, सीढ़ी की तरीके होता है, इज लैडर लाइक। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि इसमें नर्व रिंग का और कॉर्ड का एक लंबा नेटवर्क होता है। तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक तो नर्व रिंग्स आ जाती हैं, नर्व रिंग्स आ जाती हैं, दूसरा नर्व लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड्स आ जाती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड्स भी आ जाती हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे स्केलेटल सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की और सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो आपकी एब्सेंट होती हैं। नर्वस सिस्टम इनका लैडर लाइक होता है, इसमें दो चीजें मिलती हैं, एक नर्व रिंग्स, दूसरा नर्व लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड्स मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे इनकी सेक्सुअलिटी के बारे में बात करें, तो सेक्सुअलिटी के बारे में जब बात करते हैं तो ये सब आपके बाइसेक्सुअल होते हैं। दीज आर बाइसेक्सुअल, दीज आर बाइसेक्सुअल, ये आपके बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका बहुत ही ज्यादा जटिल होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स। इसके बावजूद इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पूरी तरीके से इंटरनल होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो है इनका वो पूरा इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से इंटरनल है। तो ये कुछ बातें थी लोकोमोशन से रिलेटेड, स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इनकी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड और इनके फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैं उनके डायग्राम देखेंगे और उनको ड्रॉ करके बनाएंगे।
हाँ बताओ। सर नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा और बताइए। किसके बारे में? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अभी बताएंगे, आप पहले इसको नोट डाउन करिए, नर्वस सिस्टम बताएंगे इसका क्या टेक्निक्स है। यस सर। तो हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया प्लैटी एलिमेंट्स के बारे में, इसके बारे में बहुत सारी बातें जान ली। और देखिए जितनी भी बातें हैं वो सारी उन्हीं 4-5 बेसिस के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं उन्हीं के आधार पे हम जो है ये सारी बातों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म्स हमने आपको बताया था कि जो प्लैटी एलिमेंट्स है इसमें हमारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं और ये सभी क्या है, एंडोपैरासाइट है। प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें, मैंने आपको एक बात पहले बता दी थी कि ये एंडोपैरासाइट्स हैं, यानी ये विद इन द ह्यूमन बॉडी रहते हैं, विद इन द ह्यूमन बॉडी रहते हैं। दूसरी बात, कुछ इसमें फ्री लिविंग भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी पैरासाइट्स हैं, कुछ फ्री लिविंग्स भी हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और इसके साथ साथ इसका जो स्केलेटल सिस्टम है, ये तीनों एब्सेंट होते हैं। तो इसमें रेस्पिरेशन जो है बॉडी की तरफ से होता है। नर्वस सिस्टम इसका जो है वो लैडर लाइक होता है। तो अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि सर इसका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा बताइए। तो पहले हम एक जनरल डायग्राम्स देख लेते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स हैं और उसके बाद फिर हम एक जो आपका प्लेटफॉर्म है उसको प्लेनेरिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होती है,
जब क्लास 12th में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ प्लेनेरिया का एग्जाम्पल हमको रीजनरेशन नाम के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने को मिलता है। तो प्लेनेरिया का हम आपको नर्वस सिस्टम बना के दिखाएंगे। तो पहले हम एक जनरल डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया का डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से होता है। तो ये प्लेनेरिया की आई है, ये माउथ है, ठीक, यहाँ पे माउथ है और इसको कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स कहते हैं, इसको कहते हैं ऑरिकल, और यहाँ पे एक कोर होता है जिसको हम बोलते हैं जेनाइटल कोर, यानी प्लेनेरिया का ये जननांग है। ठीक, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं दिस इज ऑफ प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया का एक फुल फ्लेज डायग्राम है। ठीक, अगर हम बात करते हैं प्लेनेरिया के नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक, कि प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम किस तरीके से होता है। तो आप देख रहे हैं ये प्लेनेरिया का इंटरनल एनाटॉमिकल डायग्राम है। ये प्लेनेरिया का एक बॉडी आउटलाइन है, फुल फ्लेज डायग्राम है, ओवरऑल डायग्राम है, और ये जो है आपका नर्वस सिस्टम का प्लेनेरिया का डायग्राम है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स होती हैं। तो ये जो है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स हैं। कॉर्ड का मतलब होता है एक डोरा, एक डोरी जो होती है, एक
डोरी जो होती है उसको कॉर्ड कहते हैं। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड है, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स है। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस प्लेक्सस, पेरिफेरल नर्वस प्लेक्सस। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको कहते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया, दिस इज योर सेरिब्रल गैंग्लिया। तो ये पूरा हमारा जो है प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया। नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया। ठीक, तो ये आपका जो है पूरा नर्वस सिस्टम का डायग्राम है। अच्छा, अब बात आती है कि क्या हमको प्लेनेरिया के नर्वस सिस्टम को वेल डिफाइंड मैनर में पढ़ना चाहिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे एनाटॉमी नहीं पढ़नी है। एनिमल किंगडम में आपको ये पढ़ना है कि कौन कौन से फाइलम में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, किस तरह का नर्वस सिस्टम है, किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इसका नर्वस सिस्टम कैसा है, नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मगर बहुत ज़्यादा डीप में जाके आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि नर्वस सिस्टम में आप ये बताइए कि पेरिफेरल नर्वस प्लेक्सस का काम क्या है, या लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स का काम क्या है, या सेरिब्रल गैंग्लिया का काम क्या है। जो भी नर्वस सिस्टम है वो हमको सिर्फ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में हमको डीपली पढ़ना होगा। किसी भी एनिमल के नर्वस सिस्टम को अभी हमको नहीं पढ़ना है। उसके जो स्पेसिफिक एनिमल्स हैं, जो कि हमारा एक चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है और फ्रॉग है, बस इन्हीं तीनों को हमको अच्छे से डीपली लेवल पे पढ़ना है। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम सभी को पढ़ना है। बाकी हमको सुपरफिशियल मैनर में बस नॉलेज को गेन करना है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है सिर्फ उनको समझना है और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनको याद रखना है। तो ये आपने जो बोला था नर्वस सिस्टम के लिए, तो ये एक नर्वस सिस्टम का वेल डिफाइंड डायग्राम है प्लेनेरिया का। अगर हम बात करते हैं फेस्क्यूला, फेस्क्यूला जो है हम लीवर फ्लू को कहते हैं, फेस्क्यूला हेपेटिका बोलते हैं इसको। तो फेस्क्यूला की अगर हम बात करें तो फेस्क्यूला का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका फेस्क्यूला का डायग्राम है, फेस्क्यूला, फेस्क्यूला हेपेटिका, इसको हम कहते हैं लीवर फ्लू। इसको हम कहते हैं लीवर फ्लू। फिर इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे टेनिया सोलम, टेनिया सोलियम। तो ये डायग्राम है आपका टेनिया सोलियम। ठीक,
तो ये कुछ डायग्राम है कॉमन प्लेटफॉर्म्स के, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम प्लेन एरिया के बारे में बात करें तो प्लेन एरिया जो है हमारा ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं यहीं पर मेंशन कर दे रहा हूँ। प्लेन एरिया की अगर हम बात करें तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये नॉक्टर्नल होता है, नॉक्टर्नल मतलब रात में जागने वाला, ठीक। इसके बाद ये कैनाबैलिक होता है, नरभक्षी होता है, ये कैनिबैलिक होता है। इसके अलावा एक इसका फीचर ये है कि ये स्लो क्रीपिंग है, मतलब धीरे धीरे ये रेंगने वाला होता है, स्लो क्रीपिंग है। और इसके अलावा इसमें फीचर ये आता है कि ये ओमनीवोरस है, मतलब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों है, ओमनीवोरस है। इसके अलावा ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन इसको में देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके पास सबसे अच्छी पावर है, वो है गुड पावर ऑफ रीजनरेशन। गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन की बहुत अच्छी पावर है, गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक। तो ये तो हमने प्लेन एरिया के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताई। प्लेन एरिया में फ्रेश वाटर में पाया जाता है, नॉक्टर्नल है, कैनिबैलिक है, स्लो क्रीपिंग है, ओमनीवोरस है और सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक। तो आप इतनी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीवर फ्लू। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है फैस्क्यूला हेपेटिका, जिसको हम लीवर फ्लू कहते हैं, इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे।
तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ये पूरा डायग्राम बना लिया है? यस और नो? प्लीज टेल मी। डायग्राम नोट डाउन कर लिया? डायग्राम ड्रॉ कर लिया सब लोगों ने? ओके। तो देखिए, अभी हमने प्लेनेरिया के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई। मैंने आपको बताया कि प्लेनेरिया जो है उसके अंदर बहुत अच्छी पावर होती है रीजनरेशन की। प्लेनेरिया के अंदर बहुत अच्छी पावर होती है रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन की वजह से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाता है। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं फैस्क्यूला हिपैटिका के बारे में। तो प्लेनेरिया हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा इसी में प्लेटफॉर्म आता है फैस्क्यूला हिपैटिका। फैस्क्यूला हिपैटिका। तो फैस्क्यूला हिपैटिका को हम लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अगर इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जो फैस्क्यूला हिपैटिका है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात जानने लायक है कि इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है, इसमें 2 होस्ट होते हैं। यानी इसका जो रिप्रोडक्शन का तरीका है, इसकी लाइफ हिस्ट्री में 2 होस्ट होते हैं। और 2 होस्ट होने की वजह से इसको हम डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक पैरासाइट। इसको हम कहते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट। इसकी लाइफ हिस्ट्री में 2 होस्ट होते हैं। ठीक। तो इसमें जो पहला होस्ट होता है वो प्राइमरी होस्ट कहलाता है। फर्स्ट होस्ट जो है वो आपका प्राइमरी होस्ट कहलाता है। और प्राइमरी होस्ट में अक्सर शीप होती है या गोट होती है। शीप होगी या फिर गोट होगी। सेकंड होस्ट की बात करें तो इसको हम सेकेंडरी होस्ट के नाम से जानते हैं। और ये सेकेंडरी होस्ट जो है गार्डन स्नेल होता है। घोंगा जिसको बोलते हैं हिंदी में, गार्डन स्नेल। ठीक। ये इसमें 2 होस्ट होते हैं। और गार्डन स्नेल और प्राइमरी होस्ट में आपका शीप एंड गोट होता है और सेकेंडरी होस्ट में आपका गार्डन स्नेल होता है। इसी की वजह से इसकी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट होती है। तो इसको हम कहते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट। क्या बोलते हैं? डाइजेनेटिक पैरासाइट। ठीक। तो अगर एडल्ट फ्लूक की बात करें, जो एडल्ट फ्लूक है, मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमंस में भी पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है। जो फ्लैटवॉर्म्स हैं आपके ह्यूमंस और क्या कहते हैं जो अदर एनिमल्स हैं वहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ये एंडो पैरासाइट होते हैं। एंडो पैरासाइट का मतलब है ये ह्यूमन और एनिमल की बॉडी में अंदर रहते हैं। तो अगर हम एडल्ट फ्लूक की बात करें तो एडल्ट फ्लूक जो है हमारा, ये आपका लीवर डक्ट में रहता है। इट लिव्स इन द डक्ट्स ऑफ लीवर। जो लीवर के डक्ट्स होते हैं यानी लीवर की जो ट्यूब्स होती हैं उनमें रहता है। और ये बाइल डक्ट में रहता है। बाइल डक्ट और लीवर में रहता है। किसके लीवर में रहेगा? शीप के लीवर में। तो ये शीप के बाइल डक्ट और लीवर में पाया जाता है। तो ये बात हमारी हो गई एडल्ट फ्लूक की। ठीक है। अच्छा, इसी की वजह से चूंकि ये लीवर में रहता है, शीप के लीवर में रहता है, एक बीमारी बनती है जिसका नाम है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस नाम की एक बीमारी एडल्ट फ्लूक की वजह से शीप में देखने को मिलती है। तो इसको हम लीवर सिरोसिस भी कह सकते हैं और लीवर रॉट डिसीज भी कह सकते हैं। लीवर रॉट डिसीज भी कह सकते हैं। तो एक बात हमने ये जानी कि जो आपका लीवर फ्लूक है ये 2 होस्ट से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो उसमें शीप और गोट होता है। सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो इसमें गार्डन स्नेल होता है। और ये एडल्ट फ्लूक की बात करें, ये बाइल डक्ट और शीप के लीवर में पाया जाता है, जहां पर एक डिसीज होती है और उस डिसीज का नाम है लीवर सिरोसिस या फिर लीवर रॉट डिसीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं।
इट शोज मैनी लार्वल स्टेजेस, इसमें बहुत सारी लार्वल स्टेजेस भी देखने को मिलती है। अब उन लार्वल स्टेजेस की अगर हम बात करें तो उनका सीक्वेंस कुछ इस हिसाब से होता है। तो सबसे पहले हमको मिलता है मिरासीडियम, ठीक, मिरासीडियम से आगे जाके ये स्पोरोसिस्ट बनता है, स्पोरोसिस्ट से आगे ये रीडिया बनता है, रीडिया से आगे सर्केरिया बनता है, फिर आपका ये मेटासर्केरिया बनता है, और इसके बाद ये शीप के द्वारा खा लिया जाता है, ईटन बाय शीप, ये शीप के द्वारा खा लिया जाता है और फिर ये यहाँ पे आके एडल्ट फ्लूक में डेवलप हो जाता है, एडल्ट फ्लूक में ये आपका डेवलप हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फेस्क्यूला हेपेटिका है, इसमें हमको जो मेन इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है वो इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात पढ़नी है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात पढ़नी है। और दूसरी बात पढ़नी है डिसीज कॉज्ड ड्यू टू लीवर फ्लूक, डिसीज कॉज्ड ड्यू टू लीवर फ्लूक, इन दो बातों को हमें पढ़ना है, डिसीज कॉज्ड ड्यू टू लीवर फ्लूक। तो ये बातें हैं हमारी लीवर फ्लूक के बारे में थी। तो मोस्ट ऑफ द हमारा ये जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है ये ख़त्म हो गया है और कल हम लोग एक नए फाइलम के साथ आगे बढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 फाइलम कल हम कवर कर पाएँ। कुछ फाइलम ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं, जिनमें डायग्राम का इंक्लूजन है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप लोग जितना भी पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए। और आपका जो टेस्ट होना है वो प्लांट किंगडम का माइनर टेस्ट होना है, कंप्लीट प्लांट किंगडम को आप तैयार करके आइए, जो कि आपका सैटरडे को टेस्ट होगा। और इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है।